सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं एएस जियोग्राफर चैनल। दोस्तों, अब मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 12th आर्ट्स के जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के वीडियो बनाऊंगा। तो आज 12th आर्ट्स का पहला टॉपिक है, उसका नाम है मानव भूगोल का परिचय, जिसमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विकास और मानव भूगोल क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बीए में जो बीए सेकेंड ईयर है उसमें मानव भूगोल चलती है, और एमए में भी कुछ टॉपिक ऐसे संबंधित, तो उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बीए वाले पढ़ सकते हैं और 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय न बिताते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मानव भूगोल का परिचय। सबसे पहले बात तो ये कि भूगोल है, भूगोल की दो शाखा मानी गई है। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है वह मानव भूगोल। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव एवं विकास 18वीं सदी से माना जाता है। अब सबसे पहले मानव भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव भूगोल भूगोल की एक आधारभूत शाखा है। आधारभूत शाखा इसलिए है क्योंकि मानव भूगोल से भी अन्य शाखाएं निकली हुई है। जैसे कि 1930 में इससे दो शाखाओं का विभाजन हुआ, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, और उसके बाद में अन्य शाखा और निकली, जैसे कि राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल। इस प्रकार की बहुत सारी शाखाएं मानव भूगोल से निकली है। तो इसलिए ये भूगोल की एक आधारभूत शाखा है, एक आधार प्रस्तुत करती है। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। क्षेत्रवर्णी विज्ञान का मतलब यह है कि भूगोल का जो संबंध है, भूगोल ने जो केंद्र बिंदु माना है वो किसको माना है? स्थान को माना है, क्योंकि कोई भी जो घटना होती है वो स्थान पर होती है। ठीक है, और स्थान व समय के संदर्भ में जो भी भौगोलिक घटनाएं होती है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, यानी कि ये पर्यावरण और मानव, इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट है मानवीय तथ्यों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। मानव से संबंधित कोई भी तथ्य है वो मानव भूगोल में किया जाता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में होता है। जैसे कि जनसंख्या है, जनसंख्या के प्रतिरूप है, अधिवास है, परवास है, जनसंख्या आपके जैसे कि जो भी जनसंख्या से संबंधित क्रियाएं हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य प्रकृति से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, प्रकृति के तत्वों का उपयोग कैसे कर रहा है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार से अपने यूज में लेता है। जैसे कि खनिज है, तो खनिज से मनुष्य उद्योगों में उनको काम में लेता है और उद्योगों में उनका रूप परिवर्तित करके अनेक वस्तुएं बनाते हैं, और फिर उनका उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। जैसे कि अब देखिए, मानव है, मानव ने बहुत सारी क्रियाएं की हैं, जैसे कि कृषि की है। मनुष्य क्या करता है? कृषि कार्य करता है, और कृषि से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। और आज विश्व में लगभग 7 अरब से अधिक जनसंख्या से ज्यादा है, तो उनके भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी मनुष्य क्रिया कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? ये प्रकृति से। ठीक है, तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंधों को दर्शाता है। पशुपालन मनुष्य कर रहा है, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, तो ये सभी मनुष्य
ये क्रियाएं करता है जिनको हम मानव भूगोल में रखते हैं। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास की बात की जाए तो इसमें 3 स्टेप आती है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच में क्रियाएं थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, न्यून थी, और क्रियाओं के कम होने के साथ साथ एक दूसरे के बारे में सीमित ज्ञान था। तकनीकी भी निम्न थी, और तकनीकी निम्न होने के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। सभी लोग उस समय प्राकृतिक वातावरण को यानी कि प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते थे। और जैसे कि वेदों में भी बताया गया है कि वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा इन सभी को देवताओं के रूप में माना जाता था। इसी प्रकार से भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे। जैसे कि बात करें कि प्राचीन काल में जैसे कि यूनानी और रोमन जो भी भूगोलवेता थे, जैसे कि यूनानी की बात करते हैं थेल्स, एनेक्सिमेंडर, अरस्तु, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, इस प्रकार से ये यूनानी। और रोमन की बात करें तो रोमन क्या, जैसे कि स्ट्रोबो है, टोलमी है, प्लिनी है, पोम्पोनियस मेला है, तो ये रोमन भूगोलवेता थे। तो इन्होंने बताया है, इन्होंने मानव भूगोल के साथ साथ भौतिक भूगोल के बारे में भी बताया है। उस समय मानव भूगोल को बहुत ही कम माना गया था, लेकिन भौतिक भूगोल पर ज्यादा उनका विश्वास था। इसी प्रकार से अरस्तु ने बताया कि अरस्तु ने नियतिवाद का समर्थन किया है। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अरस्तु ने नियतिवाद का समर्थन करते हुए कहा है कि उष्ण व शीत प्रदेशों के शीतोष्ण यूनानी लोगों की तुलना में, यानी कि उष्ण और शीत, गर्म और एकदम से ठंडे जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो शीतोष्ण यूनानी लोग हैं वे शासन करने के गुण में निपुण नहीं होते हैं। यानी कि ये जो हैं ये शासन करने में निपुण नहीं होते हैं, और ये निपुण होते हैं, ये शासन कर सकते हैं अच्छे से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने किसका जिक्र किया है, यहाँ पर प्रकृति का जिक्र किया है, नियतिवाद का जिक्र किया है कि ये इन पर प्रकृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्योंकि उष्ण तो एकदम गर्म क्षेत्र में आ गया और शीतोष्ण है वो एकदम से ठंडे क्षेत्रों में आ गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक विचार दिया है। नेक्स्ट आता है अपना मध्यकाल। तो मध्यकाल की बात करें तो इस समय मध्यकाल में अरब भूगोलवेताओं का उदय हुआ था, और अरब भूगोलवेताओं ने अपने अपने इन्होंने यात्राएं की हैं, इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, और इस समय इनके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदरीसी, अल बल्खी, इब्न खालदुन, तो ये कुछ अरब भूगोलवेता हैं। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ उस समय दिए थे, इन्होंने भूगोल का विस्तार किया था। इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ था। यानी कि इस समय तकनीकी ज्ञान भी है वो बढ़ने लग गया था। इस समय नए नए क्षेत्रों की खोज होने लगी थी, अन्वेषण होने लगे थे। उपनिवेशीकरण व व्यापार, उपनिवेश यानी कि साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिला था, और लोग व्यापार करने लगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करने लगे। और उपनिवेश तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, नए नए क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि यहाँ पर बात करें, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका नई दुनिया की खोज की थी। इसी प्रकार से वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। मैगलन ने
पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हुए ये 1520 ईस्वी में एशिया में पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। कैप्टन कुक ने 1768 से 78 ईस्वी के बीच इसने ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक द्वीपों की यात्रा की और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज भी किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। नंबर 3 है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की बात की जाए तो इस समय 18वीं सदी में जर्मन भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल यानी कि यहाँ पर शुरुआत तो हुई थी मानव भूगोल की, लेकिन जर्मन भूगोलवेताओं ने एक अपना जो केंद्र माना वो माना भौतिक भूगोल को अध्ययन का केंद्र, जबकि 19वीं सदी में फ्रांस भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल में मानव को केंद्र माना था। जैसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो हुआ है फ्रांस में। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल की सबसे पहले नींव रखी थी, इसलिए इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? विडाल डी लाप्लास को। क्यों कहते हैं? क्योंकि विडाल डी लाप्लास ने मानव भूगोल को एक व्यवस्थित क्रम में इन्होंने रखा था, इसलिए इसका श्रेय किसको जाता है? विडाल डी लाप्लास को जाता है। और इन्होंने इनकी जो बुक है वो है मानव भूगोल, और मानव भूगोल में इन्होंने मानव भूगोल को एक विस्तृत रूप से एक व्यवस्थित रूप से इन्होंने इसको रखा था। अगली जो हेडिंग अपनी वो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है और इस विषय क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। तो इन 6 भागों में मानव के विषय क्षेत्र अब देखते हैं। पहला है जनसंख्या। तो जनसंख्या में क्या क्या आता है? जैसे कि जनसंख्या का वितरण, प्रवास, अधिवास, जन समूह, प्रजाति, सामाजिक संरचना, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसंख्या में किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वायु, मृदा, वनस्पति, खनिज, और इन सभी का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण की बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी तल पर जो भी दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इमारत है, उद्योग है, परिवहन है, संचार है, ये सभी के सभी किस में आते हैं? आपके सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है कालिक अनुक्रमण। तो कालिक अनुक्रमण की बात की जाए तो मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध है वो स्थिर नहीं है, यह एक गत्यात्मक क्रिया है। तो मनुष्य क्रियाएं करता रहता है और समय के साथ मानव का विकास होता रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक बहुत ज्यादा विकास कर दिया है। तो ये भी इसका क्या है? विषय क्षेत्र है। वातावरणीय समायोजन। मानव है वो वातावरण के साथ समायोजन करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी क्षेत्र हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में मनुष्य निवास करता है तो वहां का जो वातावरण है उसके साथ मनुष्य एडजस्टमेंट कर रहा है। गर्म क्षेत्रों में भी मनुष्य एडजस्टमेंट कर रहा है और जहां पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में भी मनुष्य समायोजन कर रहा है। तो ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो अन्य प्रदेशों की बात की जाए तो पृथ्वी तल पर मानव अकेला नहीं है, अन्य अन्य जो प्रदेश है उन सभी में मनुष्य निवास करता है। तो उनका जो संबंध है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, इन क्रियाओं से एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। प्रमुख भूगोलवेता। तो कई बार क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि
जैसे कि रेड जेल है, ये कौन से देश से संबंधित है, तो ऐसे हमें पढ़ना है। जैसे कि जितने भी ये देश हैं, जैसे कि 4 देश हैं, जर्मनी के भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं? हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमैनुएल कांट, ऑस्कर पेस्टल, रेड जेल, रिश्तोफेन और हाउसहोफर। तो ये मुख्य मुख्य भूगोलवेत्ता हैं जर्मनी के। फ्रांस के हैं जैसे कि विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रुन्स, डिमांजिया, डी मार्टोनी, फेब्रे, लॉक्स, रेकलेस। इसी प्रकार से अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं जैसे कि एन चर्चिल, सैम्पुल, हंटिंगटन, कार्ल सावर, इसाबोमेन, ग्रिफिथ टेलर, हार्टस्टोन और बैरोज। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्यूलर। तो ये भूगोलवेत्ता है, तो इनमें से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए। और ये वीडियो है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई टॉपिक आपको यदि पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।